हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा कि व्हाट डज मीन केमिकल रिएक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज वो देख लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो जो आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है, दैट इज करेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि दैट मींस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आप कैसे बता सकते हो कि कोई भी प्रोसेस जो है वो क्या केमिकल रिएक्शन है। उसके लिए हमें कुछ फीचर्स पढ़ने हैं। तो जो पहला फीचर है दैट इज चेंज इन कलर, या पहले हम लिखेंगे चेंज इन स्टेट, उसके बाद हम आते हैं चेंज इन कलर पे। इन सम केमिकल reaction there occurs change in color. For example, सॉरी, चेंज कलर नहीं, चेंज स्टेट। हम कलर की बात नहीं करते हैं, हम स्टेट की बात करते हैं। चेंज इन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, मैं लिखता हूं सम, देखिए हर एक में नहीं देख सकते। सम केमिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि वहां पे जो है स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैंडल है, ये मेरे पास एक कैंडल, ये मेरे पास एक कैंडल। कैंडल का पहला स्टेट होता है स्टेट, इसका स्टेट होता है सॉलिड। उसके बाद जब मैंने इसको बर्न किया तो ओब्वियसली ये कैंडल जो है किसमें कन्वर्ट होता है, ये होता है कन्वर्ट लिक्विड में। तो आप देख सकते हो कि लिक्विड कहां होता है, ऊपर होता है जमा, ये है लिक्विड। अब ये लिक्विड जब स्ट्राइक होता है किसके साथ, इस थ्रेड के साथ जहां पे कैंडल बर्न होता है, तो जब इसके साथ स्ट्राइक होता है ये कन्वर्ट होता है गैस में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दैट इज सॉलिड होता है कन्वर्ट लिक्विड में, लिक्विड होता है कन्वर्ट गैस में। तो आपने क्या देखा कि जब भी किसी में स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लेकर लिक्विड तक, लिक्विड से लेकर गैस तक, अब ये जरूरी नहीं है कि पहले सॉलिड हो, कभी वो लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड चेंज हो सकता है गैस में, या सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। तो जब भी आप देखोगे वो कोई भी प्रोसेस अगर आप देखोगे तो वहां पे स्टेट चेंज हो रही है, वहां पे सॉलिड से लेकर लिक्विड तक या लिक्विड से लेकर गैस तक। तो ऑब्वियसली वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। यूजुअली क्या होता है, कुछ बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, उनको तो सब आता है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते। तो इसका रीजन यही कि अगर आप चीजों को अच्छे से समझो, मैं यही बोलता कि आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो आप चीजों को समझने की कोशिश करो, फिर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक स्टोरी अपने जहन में आएगी, हमें क्या लिखना है, हमने क्या पढ़ा, तो ओब्वियसली जब आप कल को बोर्ड एग्जाम के लिए जाओगे तो ओब्वियसली आपके लिए ये चीजें मुश्किल नहीं है। तो मेरा यही मोटिव है कि आप जो भी चीजें पढ़ो उनको आप जो है एक स्टोरी की तरह रखो, उनको आप अच्छे से समझो। उसके बाद आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। और जब भी आप अपने वर्ड्स में लिखते हो तो उसके आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं, इवन ज्यादा ही मार्क्स मिलते हैं उसमें। तो इट इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन, ये इसका पहला करेक्ट चेंज इन स्टेट। अब उसके बाद जो है दैट इज जो सेकंड है दैट इज चेंज इन कलर। हम कलर पे आएंगे। In some chemical reaction, there occurs change in color. Change in color. For example, हमारे पास काफी एग्जाम्पल है लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो दूसरा करेक्ट है दैट इज चेंज इन कलर। अब कुछ रिएक्शन में मैं हमेशा मेंशन करता हूं इन सम केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हर किसी में आप नहीं देखोगे कि ये कलर चेंज होता है, किसी में स्टेट भी चेंज होती है या किसी में बाकी चेंज होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो कुछ रिएक्शन में क्या आपने देखा कि वहां पे जो है कलर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है आयरन है, आयरन बोले तो लोहा। तो आयरन जो है इसका कलर होता है ग्रेइश कलर, जो इसका ओरिजिनल कलर होता है। जब हम लाते आयरन तो इसका कलर क्या होता है, ओरिजिनल कलर ग्रेइश कलर। तो मान लो कि आपने इसको बाहर देर के लिए रखा, बाहर ओब्वियसली एटमॉस्फेयर है, वहां पे ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, कभी अगर रेन भी अवेलेबल होगा, तो ये सारी चीजें जब
स्ट्राइक होंगे आयरन के साथ, ये चेंज होता है, इसको बोलते हैं रस्टेड आयरन। ठीक है, तो इसका कलर जो है वो होता है रेडिश ब्राउन। अब ये पहले था ग्रेइश कलर, उसके बाद चेंज हुआ है किसमें, रेडिश ब्राउन में। तो आपने यहां पे देखा कि यहां पे कलर चेंज होता है ग्रेइश से लेकर रेडिश ब्राउन तक। तो ये जरूरी है कि कलर खाली पहले ग्रेइश हो, क्योंकि ये पिंक भी हो सकता है, पिंक चेंज होगा ब्लू में, ब्लू चेंज होगा येलो में। तो कोई भी कलर, अगर आप वो प्रोसेस देख रहे हो कि वहां पे कलर चेंज होता है, वहां पे पहले एक कलर था उसके बाद दूसरा कलर आ गया, तो जब भी आप ये प्रोसेस देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये इसका दूसरा कैरेक्टर है। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल होगा, अगर आप फ्रूट को काट करोगे, लाइक एप्पल, जो आप एप्पल को काट करोगे, अगर आप कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ोगे तो आप देखते हो कि वहां पे एक ऊपर लेयर चढ़ती है, तो एक्चुअली इट्स अ चेंज इन कलर। तो जब भी आप कलर देखते हो, कलर चेंज होता है, इट इज आल्सो द कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब और एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, दैट्स प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इसमें बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में, लेकिन हम इसको बहुत ही डिटेल में लेंगे। इट्स प्रेसिपिटेट formation. Some chemical reactions are accompanied some chemical reactions are accompanied by the formation of precipitate. Formation of precipitate. For example, AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको जो है, आप चीजों को समझो, न कि उनको आप ऐसे रटा मारो। जब आपको चीजें समझ आएंगी तो ओब्वियसली आप कोई भी एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हो, और कोई भी जो है एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, सम केमिकल रिएक्शन अकम्पनीड बाय प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। कुछ रिएक्शन में देखा गया है कि उनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। चलो सर यह बार बार बोल रहे प्रेसिपिटेट, हमें पहले समझाए प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, तब जाके हमें समझ आएगा। चलो कोई नहीं, हम समझेंगे पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट it is the emergence of insoluble solid। मैं बस आपको लिखा रहा हूं, अभी मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। the emergence of insoluble solid from the liquid solution is known as precipitate। अब इसका मतलब क्या है, देखो दो चीजें है, वन इज सॉल्युबल सॉलिड, वो सॉलिड जो सॉल्युबल होगा। फॉर शुगर को मैंने किसमें ऐड किया, शुगर को मैंने ऐड किया वाटर में, तो ऑब्वियसली वो डिसॉल्व होगा, वो सॉल्युबल होगा। लेकिन दूसरा होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। ये इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब होता है कि जब भी आप इसको किसी भी सॉलिड में डिसॉल्व करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। आप चाक पार्टिकल की बात करो, चाक को आपने डाला किसमें, वाटर में, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं डिसॉल्व होगा, उसका एक रीजन ये है कि चाक का सा जो पार्टिकल है, ये आपके पास जो है वाटर है, इसमें जो स्पेस होती है, आपने इसमें चाक पार्टिकल ऐड किए, लेकिन ये स्पेस बहुत ही कम होती है, इसमें चाक पार्टिकल नहीं आ सकती। आपने 9th में पढ़ा है, तो इसमें चाक पार्टिकल नहीं आ सकते, तो ऑब्वियसली वो कहां रहते हैं, सेटल डाउन, फिर नीचे होते हैं, तो उससे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड। या अगर सैंड की बात करो, सैंड भी डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में, तो इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड। तो जब भी आप देखोगे कोई रिएक्शन हो रही है कि जहां पे आप देख रहे हो कि इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि डिसॉल्व, ऑब्वियसली जब कोई भी चीज चाहे वाटर में डालोगे आप, या किसी भी सॉल्वेंट चाहे बेंजीन में डालोगे आप, तो या ईथर में डालोगे आप, तो जब भी आप देखोगे कोई चीज सेटल डाउन नीचे होती है, वो कहां, ऑब्वियसली नीचे होती है। तो वो क्यों नीचे होती है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड। तो इमर्जेंस का मतलब होता है निकलना, द इमर्जेंस ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, वो सॉलिड जो सॉल्युबल नहीं होगा। ऑब्वियसली जब अगर मान लो कि शुगर सॉल्युबल नहीं है, अदरवाइज शुगर इज सॉल्युबल, तो अगर शुगर सॉल्युबल नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो कहां रहता है, वो नीचे रहता है।
तो इसी तरह अगर कोई भी सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल होगा वो वैसे डिसॉल्व नहीं होगा, वो कहां रहेगा, सेटल डाउन नीचे। तो जब भी निकलेगा इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड सोल्यूशन, फ्रॉम द लिक्विड, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। देखो ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, तो मैंने इसमें ऐड क्या किया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बनता है व्हाइट, इट्स अ व्हाइट पाउडर, इट इज अ व्हाइट पाउडर, इट इज नोन एज AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल, अगर जब भी ये इन दो रिएक्शंस का जो है आपस में मिलाव होता है तो ऑब्वियसली देयर इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बनता है AgCl। अब जो AgCl बनता है, तो AgCl जो है ये इनसॉल्युबल सॉलिड, ये सॉलिड सॉल्युबल, अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो वो कहां होगा, वो सेटल डाउन नीचे होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो कुछ रिएक्शन में देखा गया कि वहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि इट इज an insoluble solid from the liquid solution is known as a precipitate formation। तो ये इसका जो है तीसरा करेक्ट है। तो पहला करेक्ट हमने देखा दैट इज चेंज इन स्टेट, दूसरा हमने देखा चेंज इन कलर, तीसरा हमने देखा दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये कुछ रिएक्शन में देखा है क्योंकि हर एक रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। सो इट्स आल्सो द करेक्ट स्टॉप द व्हाट वी कैन कॉल एज द केमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन में देखा गया है कि वहां पे गैस इवॉल्व होता है, उसको देखोगे इन सम केमिकल रिएक्शन, in some chemical reaction there occurs evolution of gas, there occurs evolution of gas। For example, when zinc granules are dissolved in H2SO4 और HCl, ये दोनों एसिड है, results in the formation of H2 gas, H2 गैस। सर इसका मतलब क्या है, कुछ रिएक्शन में देखा गया है कि वहां पे अगर आप जो है वहां पे गैस इवॉल्व होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे गैस इवॉल्व होता है, कोई भी गैस इवॉल्व हो सकता है, लेकिन वहां पे गैस इवॉल्व होता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको समझेंगे पहले, होप सो कि आप पहले इसको जो है एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, इसको हम समझेंगे पहले इसका मतलब क्या है। देखो ये है मेरे पास एक बीकर, इसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड ले लो आप, ये है, चलो मैं इसको लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो मैंने लिए जिंक ग्रैन्यूल्स, तो जिंक ग्रैन्यूल जो है वो लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं, ये बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं, राउंड शेप में होते हैं ये जिंक ग्रैन्यूल्स। आपने किसमें डाला इसको, ये इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स, आपने डाला इसको वाटर में, सॉरी वाटर में नहीं, H2SO4 में। तो जब आप जिंक ग्रैन्यूल्स को डालते हो H2SO4, इट इज जिंक प्लस H2SO4, ये जिंक क्या ऑब्वियसली ये सॉलिड है, तो प्लस H2SO4 इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। जिंक को जब मैंने डाला किसमें, H2SO4 में, इसने कौन सा कंपाउंड दिया, जिंक सल्फेट, हमें कंपाउंड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, प्लस H2 गैस। यहां पे मसला ये कि जब आपने जिंक ग्रैन्यूल किसमें डाला H2SO4 में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या ऐसे यहाँ पे इवापोरेट होता है गैस, दैट इज H2 गैस, क्योंकि गैस की एक ये प्रॉपर्टी, ये एक ही जगह ठहरता नहीं है, जल्द एस्केप होता है। तो आपने देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अब सर क्या ये जरूरी है कि खाली हाइड्रोजन गैस होगा, ना, ये जरूरी नहीं है, कभी नाइट्रोजन गैस भी हो सकता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकता है, तो गैस कोई भी हो, लेकिन गैस इवॉल्व होना चाहिए। इसलिए कुछ रिएक्शन में देखा गया है कि गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई प्रोसेस देख रहे हो, अगर आप किसी साइंटिस्ट को देख रहे हो या किसी आप जो है एक सीनियर को आप लैब में देख रहे हो,
वहां पे देख रहे कि कुछ गैस इवॉल्व होता है, तो आपको बिना देखे आपको बोलना चाहिए कि ये समझ आना चाहिए कि इट इज ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये इसका करेक्ट है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम आते हैं जो है चेंज इन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर जो इसका लास्ट करेक्ट है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप जो है ध्यान से सुनिएगा, दैट इज चेंज in temperature. In some chemical reaction, मैं बार बार क्यों लिखा some chemical reaction, क्योंकि ये कुछ रिएक्शन होता है। In some chemical reaction there occurs change in, आपको बराबर नोट में ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप एग्जाम दोगे तो शीट्स में ऐसे लिखना है, देयर ऑकर्स चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, full stop, on the basis of temperature, on the basis of temperature there are two types of reactions, तो कुछ रिएक्शन में क्या देखा गया है कि वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है या तो टेम्परेचर कम होता है। तो जब भी आप देखो कि कोई भी प्रोसेस वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज होता है चाहे वो डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर चाहे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो वो भी एक करेक्ट सब केमिकल रिएक्शन है। अगर अब इंक्रीज होगा तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, अगर अब डिक्रीज होगा इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। तो in some chemical reaction there occurs change in temperature, whether increase or decrease on the basis of change in temperature, yeah, on the basis of temperature. There are two types of reactions. One is called as exothermic reaction. Exothermic reaction. उसके बाद जो second है that is endothermic reaction. चलो समझते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक इसका मतलब क्या है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। चलो इसको थोड़ा बहुत हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं पहले एक्सोथर्मिक reaction. It is that type of reaction. It is that type of reaction in which heat is absorbed, heat is evolved or temperature rises. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ये वो रिएक्शन है जहां पे टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हीट बाहर निकलेगी। इवॉल्व का मतलब होता है बाहर। चलो हमें सबको पता है कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। देखो हम इससे पहले हमने एग्जांपल दी थी, ये H2SO4, हम वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। तो ये है मेरे पास H2SO4, मैंने इसमें ऐड किए क्या, जिंक ग्रैन्यूल्स। तो इट इज जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 gases evolved. ये जिंक प्लस H2SO4 gives जिंक सल्फेट प्लस H2 gases evolved. सर हमें कैसे पता चलेगा कि चलो तो हमें समझ आया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे जो है टेम्परेचर राइज होता है या तो हीट हमें इवॉल्व होती है वहां से। देखो जब आप ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे लेबोरेटरी में, तो आपने इसमें क्या डाला H2SO4, तो आप एक काम करोगे, आप इसका टेम्परेचर मेजर करोगे। हमारे पास बहुत इंस्ट्रूमेंट है जहां पे टेम्परेचर मेजर कर सकते हो आप। तो जैसे थर्मोमीटर हमारे पास है, तो आपने इसका टेम्परेचर मेजर किया, लेट फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर उसके बाद आपने ऐड क्या किया इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स, जब बना ZnSO4 प्लस H2 गैस, अब इसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
तो सर हमें ये तो हमें पता चला थर्मामीटर से, लेकिन आप पहले H2SO4 है जो आपने इसमें डाला, अब इसको बाहर से टच करोगे, लेट आपको 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो ही आप इसको जिंक ग्रेनुल डालोगे ना, वहां बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। लेकिन अब जो ही आप टच करोगे बीकर को बाहर से, ये बहुत ही हॉट होगा। सर ये हॉट क्यों होगा? क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है एंड बॉन्ड मेकिंग। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां से बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ये देख सकते हो, अगर इसको बीकर्स को आप बाहर से टच करोगे, आपको पहले भी टच करना, जब आपने डाला क्या H2SO4, उसके बाद इसको टच करोगे, ऑब्वियसली कोल्ड होगा या कुछ टेम्परेचर होगा इसमें, लेकिन जब आप ऐड करोगे H2SO4, अब ये कोल्ड नहीं होगा। अगर इसको आप बाहर से टच करोगे तो इट इज हॉट। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, आप इसको थर्मामीटर के जरिए देख सकते हैं। पहले 20 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस, ये जरूरी 20, कभी 25 भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और वहां से बहुत ही हीट जो है, आप लिख सकते हो यहां से इसको, बहुत ही हीट जो है वो इवॉल्व होती है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं हम रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी। अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिटरमाइन करना होगा, रिएक्टेंट्स क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट, लेकिन प्लस क्या दे रहे हैं? वो एनर्जी। ये दे रही प्लस है एनर्जी। रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी। तो यह है सिंबल किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करेंगे दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वही है, ये वही है जो हमने इससे पे लिखा, इट इज एंडोथर्मिक। अब यहां पे लिखेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, so it's that type of reaction in which heat is absorbed or temperature decreases. कुछ रिएक्शन में देखा गया है कि वहां पे जो है हीट क्या होती है, वहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि वो जो सिस्टम में हीट होती है वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। या यूज कह सकते हैं इसका टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। तो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है बेरियम हाइड्रोक्साइड। It is barium hydroxide plus ammonium chloride. It gives BaCl2 प्लस हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NH3 प्लस वाटर। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, मैंने इसको किसमें लिया? एक बीकर में लिया मैंने इसको। मैंने इसका टेम्परेचर क्या किया? चेक। इसका टेम्परेचर जो है यूजुअली कितना आया? लेट फॉर एग्जांपल इसका जो टेम्परेचर आया वो आया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले था इसका 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो ही ये रिएक्शन फिर कैरी आउट हुई, मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, जब मैंने इसको टेम्परेचर किया उसके बाद उसमें कुछ टाइम लगा रिएक्शन बनने में, बेरियम क्लोराइड बनने में, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनने में। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है बाय 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है बाय 20 डिग्री सेल्सियस। पहले 30 था, इसका टेम्परेचर कितना कम हुआ? यानी कि -20। तो सर आप हमें बोले कि ये जो टेम्परेचर कम हुआ, जो टेम्परेचर में कम हुआ, पहले था 30 डिग्री सेल्सियस, था 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद जब मैं रिएक्शन मैंने कैरी आउट की तो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। सर इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि वो भी कोई रिएक्शन, जो भी कोई रिएक्शन में कैरी आउट करता है, वहां पे पहले एक टेम्परेचर था, उसके बाद दूसरा टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डाउन हुआ। सर हमें कैसे पता चलेगा? देखो आपके पास एक बीकर है, आपने उसको बाहर से टच किया, ऑब्वियसली इसमें कुछ टेम्परेचर होगा, लेट इसमें 30 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन जो आप ये रिएक्शन कैरी आउट करोगे ना, उसके बाद उसको फिर से आप टच करना, अब आप देखोगे कि ये बीकर जो है वो बहुत ही कोल्ड होगा। ये बीकर जो है ये बहुत ही कोल्ड होगा। इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ है? वो -20 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। अब देखो मसला क्या है, ये 30 डिग्री था पहले, ये माइनस हुआ है 20 डिग्री। अब सर आप हमें बोलिए कि अगर टेम्परेचर कम हुआ -20, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर -20 डिग्री कम हुआ, इसको मतलब हमें यहां से एनर्जी को देनी पड़ती है,
लेकिन सर हमने तो कोई एनर्जी नहीं दी, ये एनर्जी तो ला इसने कहा। ये जो हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट्स प्लस एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट्स, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको समझिए आप, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कम हुआ -20, इसका मतलब रिएक्टेंट्स ने एनर्जी ली, जब इसने एनर्जी ली तो इसने टेम्परेचर कम किया -20। आप हमें बोलिए सर ये एनर्जी कहां से आ गई, क्या ये आसमान से आ गई कि ये जमीन से आ गई? तो ये एनर्जी जो इसने ली, ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड है, इसने सिस्टम से एनर्जी ली, सिस्टम का मतलब होता है इसने बीकर से एनर्जी ली, बीकर का मतलब होता है जो इसमें कंटेंट्स है, तो जब भी इसने एनर्जी इसमें ली तो टेम्परेचर क्या हुआ, कम। तो ये एनर्जी जो इसने ली ये बीकर में से ली इसने, जो बीकर में एनर्जी थी, बीकर में क्या है सर, बीकर में बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड, ऑब्वियसली हर एक केमिकल कंपाउंड की अपनी एनर्जी होती है, तो इसने सारी एनर्जी ली, तो जब भी मैंने इसमें एनर्जी ली तो एनर्जी हुई ना कम, तो जब एनर्जी कम हुई तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, कम। सो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस वाज सम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो अगर आप देखो भी कोई भी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर चाहे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। अगर इन 5-6 कैरेक्टर्स में, आप सुनिए मेरी बात, अगर इन 5-6 कैरेक्टर्स में आप देखोगे कोई इसमें मैच नहीं होता है, आपके पास कोई प्रोसेस है, आपके पास कोई प्रोसेस है वो इससे मैच नहीं होती, यानी कि उन 5 कैरेक्टर्स से मैच नहीं होती है, देन ऑब्वियसली वो जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। आप किसी में देखोगे चेंज इन कलर, किसी में देखोगे आप चेंज इन स्टेट, किसी में देखो आप प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसी में देख लो सर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, वहां से गैस निकल रहा है, किसी में देख लो सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज व्हाट वी कैन कॉल एज द करेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। होप सो कि ये आपको लेक्चर जो अच्छे से समझ आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। चलो ये तो हमें समझ आया केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और इसके कैरेक्टर्स क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।